गर्मी की छुट्टियां भारत में आती हैं तो एक अलग तरह का दौर यहाँ नज़र आता है। ख़ास तौर पर ऐसा माना जाता है कि मार्च में अमूमन परीक्षाएं ख़त्म हो जाती हैं और लोग घूमने फिरने तफरी करने यहाँ से वहाँ जाते हैं। उत्तर के लोग दक्षिण जाते हैं, दक्षिण के लोग उत्तर आते हैं, पूरब के लोग पश्चिम जाते हैं, पश्चिम के लोग पूरब में आते हैं। तो इस तरह लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाते हैं, आते हैं और उसी दौरान बहुत सारी बीमारियाँ निकलकर सामने आती हैं, उनसे संबंधित शब्द सामने आते हैं। ख़ासतौर पर आपने सुना होगा हीट स्ट्रोक, हीट वेव, लू, लपट, झकर, बहुत सारे शब्द हवा में तैरने लगते हैं। लोग कहते हैं लू लग गई है, ये हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, और ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक जैन। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं सागर विश्वविद्यालय में। आपका EMRC स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है जो आम एक सवाल है कि ये हीट वेव क्या है। देखिए, हमारे यहाँ जो गर्मी का मौसम रहता है उसमें तापमान हमारे यहाँ पे जब नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर होता है किसी एक एरिया का, जैसे कि मान लीजिए हम उस एरिया का टेम्परेचर कहते हैं कि 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, ये इससे 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाए तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जो वेदर रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, वो वहाँ पे हीट वेव की घोषणा करता है। हीट वेव की घोषणा करने का तात्पर्य ये है कि अब उस इलाके का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है। इसमें भी 3 तरीके होते हैं, जिसको हमने देखा होगा कि अक्सर हम न्यूज़पेपर में देखते हैं गर्मी के मौसम में अलर्ट्स आते हैं कि जिला प्रशासन ने अलर्ट्स किए हैं, ऑरेंज अलर्ट्स किया है, येलो अलर्ट्स किया है। तो हीट वेव जैसे जैसे बढ़ती जाती है और डेंजर जोन जिसको हम बोलते हैं खतरनाक होती जाती हैं, ये अलर्ट्स उसके आते हैं। और रेड जोन में जब हम आ जाते हैं तो हमें विशेष रूप से सावधानियां रखनी रहती हैं पूरे उस एरिया को, क्योंकि ये हीट वेव्स हमारे शरीर को अनेक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब जो हीट वेव है उनको पहचानने का क्या तरीका, जैसे आपने बताया कि ये इससे संबंधित जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे आपने कहा कि हीट वेव जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड है किसी एरिया का कि यहाँ का टेम्परेचर इतना रहना चाहिए, इससे ज़्यादा बढ़ता है, स्टैंडर्ड से ऊपर जाता है तो वो हीट वेव की श्रेणी में आ जाता है। वहाँ जो हवाएं चलेंगी वो गर्म हवाएं चलेंगी, बिल्कुल, और वो शरीर को नुकसान पहुँचा सकती। बिल्कुल। तो अमूमन इस पूरे सीक्वेंस में जब टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है तो हमारे शरीर में हीट वेव से जनित कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा जो शरीर है इसमें स्वयं का एक खुद का थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अपने कमरे में लगा हुआ जो फैन होता है, पंखा होता है, जो होता है उसको हम एक स्विच के माध्यम से बंद चालू करते हैं, फिर दूसरे रेगुलेटर से हम उसकी स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं, उसको हम फास्ट भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी एक हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। किंतु होता यह है कि हीट वेव या गर्मियों में या ज़्यादा तापमान बढ़ने के कारण हमारा ये थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, जो हमारे शरीर का थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है, ये बिगड़ जाता है, ये संतुलित नहीं रहता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां तापमान बढ़ने के कारण होती हैं। सामान्यतः हम, जैसा कि आपने अभी कहा, लू लगना, सिर्फ लू लगना नहीं, हीट रिलेटेड इलनेस, इस श्रेणी में हम इन बीमारियों को रखते हैं जो तापमान बढ़ने के कारण या गर्मियों में हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हीट रिलेटेड इलनेस जो है वो एनी टाइम, एनीवेयर और एनीवन, किसी को भी, कहीं भी, किसी भी वक्त हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर वातावरण के ही बढ़ने से हमें हीट रिलेटेड इलनेस हो। ऐसे कुछ कर्मचारी रहते हैं जो लगातार भट्टी के पास या गर्म जगह पे काम करते हैं, वो भी इसका शिकार हो सकते हैं।
लॉन्ग ड्यूरेशन नॉर्मल जो टेम्परेचर है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर से थोड़ा सा 1 या 2 डिग्री है, लेकिन उसमें लंबे समय तक जो काम कर रहे हैं वो हो सकते हैं इसके शिकार, सामान्य जन के अलावा। तो हीट रिलेटेड इलनेस जनरली 2 श्रेणियों में आता है और इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इनको श्रेणी में बांटा गया है इसलिए कि इनके बचाव के क्या कार्य कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार के रूप में सामान्य जन क्या कर सकता है, इनको पहचाना कैसे जा सकता है। तो मुख्यतः इनकी 2 श्रेणियां होती हैं। एक होती है माइनर, जो माइनर श्रेणी की हीट रिलेटेड इलनेस है, उनके जो नामांकन है वो कुछ इस प्रकार हैं और वो काफ़ी उपयोगी भी हैं। बढ़ते तापमान के कारण हमें जो बीमारियां होती हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं जो माइनर हीट रिलेटेड इलनेस में आती हैं। पहले बोलते हैं हम इसको हीट रैश, दूसरा होता है हीट एडिमा, तीसरा होता है हीट सिंकोप और तीसरा होता है हीट रिलेटेड क्रैम्प्स जनरली जो आते हैं। मेजर में जो हमने बताया कि मेजर बीमारियों की श्रेणी में जो आते हैं उसमें जान भी जा सकती हैं। उसमें पहला आता है हीट एग्जॉशन और दूसरा आता है हीट स्ट्रोक, जिसको हम सामान्य भाषा में लू लगना भी कहते हैं। अब इस श्रेणी का वर्गीकरण इसलिए किया गया है कि हम इन रोगों को पहचान सकें, पहचान के साथ साथ इनका प्राथमिक उपचार कर सकें और प्राथमिक उपचार से पहले हम इन रोगों से बच सकें, प्रिवेंशन कर सकें इसका। तो इसकी पहचान क्या है? जैसे आपने कहा माइनर श्रेणी में ये 4 बीमारियां हैं, मेजर में ये हैं, तो इनकी पहचान क्या है? किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। माइनर की श्रेणी में जो हीट रिलेटेड बीमारियां आ रही हैं उनसे शरीर आपका तुरंत उपचार करने से, तुरंत उस व्यक्ति को उस जगह से जो कहते हैं कि हम फर्स्ट एड जिसको कहते हैं, प्राथमिक उपचार जिसको कहते हैं, ये दे के तुरंत बचाया जा सकता है और ये प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। इन बीमारियों के मुख्य लक्षण होते हैं कि पहले हम बताएं, जैसे मैंने आपको बताया कि हीट रिलेटेड एडिमा। हीट रिलेटेड एडिमा में क्या होता है, हमारे जो पैर और हाथ हैं, पैरों की और हाथ की उंगलियों में सूजन आ जाती है गर्म टेम्परेचर के कारण। जो टेम्परेचर हमारा बढ़ा हुआ है हीट वेव्स के समय या गर्मियों के मौसम में, ये माइनर इलनेस रहती है। तो इसको सिर्फ सीधा हम देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जो धूप में ज़्यादा देर तक है और उसकी उंगलियों में, हाथों की या पैरों की उंगलियों में अचानक से सूजन आ रही है, तो हमें स्वाभाविक है कि इसको हीट एडिमा समझना है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो गर्म तापमान में काम करते हैं, तो उनके शरीर पे एक विशेष प्रकार के लाल रंग के चकत्ते उभर आते हैं। इसे हम मलेरिया रुब्रा या हीट रैश कहते हैं, तापमान के कारण शरीर पर चकत्ते उभर आना। फिर कुछ व्यक्तियों को लगातार काम करने से, जैसे हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स होते हैं, गर्म मौसम में लगातार ड्यूटी करते हैं, धूप में बात करते हैं, तो इनको अचानक से चक्कर आ जाता है और ये इनकी उंगलियों में सूजन नहीं मिलेगी आपको, उनके शरीर पर कोई चकत्ते नहीं मिलेंगे और धूप में खड़े खड़े उनको अचानक चक्कर आ जाता है। तो इसको हम हीट सिंकोप बोलते हैं, हीट के कारण चक्कर आ जाना। और इसी प्रकार से एथलेटिक्स में या लंबे समय तक गर्म मौसम में खड़े रहने से या लगातार बगैर रुके हुए काम करने से जो हमारी शरीर की मांसपेशियां हैं, जिसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, जो हमारी हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है, जिसको हम हीट क्रैम्प कहते हैं। और वो व्यक्ति जो हीट क्रैम्प से पीड़ित होता है वो आपकी पैरों की मांसपेशियों में, हाथों की मांसपेशियों में तेज़ दर्द की शिकायत करता है। तो इस तरीके से इन सामान्य लक्षणों के द्वारा हम माइनर हीट रिलेटेड इलनेस को पहचान सकते हैं। इसी तरह आपने बताया कि जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जिनसे आपने कहा कि वो जानलेवा भी हो सकती हैं, तो उनकी क्या पहचान है? हाँ, जिस प्रकार हमें छोटी जो कम तीव्रता वाली है हमने समझा है, वैसे ही हमें इन बीमारियों को भी समझना और बड़े ध्यानपूर्वक इसको अडाप्ट करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इन बीमारियों से कारण हमारे देश में कई मौतें भी होती हैं। और यदि हम इनको अच्छे से समझें, इनके बचाव के उपाय, रोकथाम के उपाय हम स्वयं करें, हम खुद प्राथमिक उपचार इनका जानें, तो हम कई जानें बचा सकते हैं। इसमें मुख्यतः रूप से पहली जो बीमारी आती है उसको बोलते हैं हम हीट एग्जॉशन, और दूसरी बीमारी जो आती है वो हीट स्ट्रोक। हीट एग्जॉशन को यदि नहीं रोका गया
तो फर्दर ये बढ़ते हुए हीट स्ट्रोक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हीट एग्जॉशन का जो मुख्य लक्षण है, इसमें व्यक्ति को तेज पसीना आता है, वो तेज तेज सांस लेता है। इसमें उसको चक्कर आ सकता है, जिसको हम डिजीनेस या फैंटिंग कहते हैं। इसमें व्यक्ति के शरीर में कमजोरी आ जाती है और थोड़ा सा उसको कन्फ्यूज़न होने लगता है कि उसको समझ में नहीं आता कि खड़े रहें कि बैठ जाएं कि सामने वाला, ये कुछ ही देर तक रहते हैं। ये हीट एग्जॉशन के लक्षण हैं। इसमें बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री से फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है और इसको यदि नहीं रोका गया तो ये परिवर्तित घातक रूप ले लेता है आपका हीट स्ट्रोक में। हीट स्ट्रोक इसका बिल्कुल उल्टा है। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें पसीना बिल्कुल नहीं आता। हमारा जो बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह फेल हो जाता है। चूँकि थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम फेल हो गया है और थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम हमारे ब्रेन से चलता है, तो इसमें जो लक्षण पैदा होंगे वो ब्रेन से संबंधित होंगे। सर में तेज़ दर्द होना, तेज़ उल्टी की इच्छा होना, शरीर की जो त्वचा है वो सूखी हो जाना क्योंकि इसमें पसीना नहीं निकल रहा है। जो पल्स रहती है हाथ की, जिसे हम बहुत अच्छे से एसेस करते हैं, वो तेज हो जाती है, रैपिड हो जाती है। और यदि इसको नहीं रोका गया तो ब्लड के खिंचाव के कारण, ब्लड के थक्के जमने के कारण और जो ब्लड जिन नलिकाओं में बहता है उनमें सिकुड़न और फैलाव अचानक होने के कारण ये घातक बीमारी का रूप ले लेता है। इसको हम हीट स्ट्रोक कहेंगे। हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन को आसानी से पहचाना जा सकता है पसीने या स्वेटिंग होने या ना होने से। अब ये यदि हमें पता चल गया कि इसे हीट स्ट्रोक है या इसकी पहली स्टेज है, हीट एग्जॉशन है, तो उसके लिए क्या बचाव है, प्राथमिक क्या बचाव आप सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए? देखिए, आपके सामने अभी मैंने हीट रिलेटेड इलनेस से 6 बीमारियों के नाम बताए। 4 माइनर श्रेणी में हैं, जिनका नाम हीट एडिमा, हीट क्रैम्प्स, हीट सिंकोप और हीट रश है। और मेजर श्रेणी में हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक आता है। इन 6 बीमारियों के लिए प्राथमिक उपचार के साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम इनका प्रिवेंशन करें। तो इन 6 चीज़ों में इनका रोकने का उपाय जो है, मैं आपसे पहले उसके बारे में चर्चा करता हूँ। सबसे पहले तो हमें गर्मियों के मौसम में हमेशा अलर्ट रहना है। देखिए, आज मोबाइल सभी के पास है, तो हमें एक आदत ज़रूर डालनी है कि हम अपने मोबाइल में जो लोकल वेदर कॉज की इन्फॉर्मेशन आती है, हम उसको देखते रहें। वो आप न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप रेडियो के माध्यम से भी देख सुन सकते हैं। और वो वेदर फोरकास्टिंग पूरा दिन और 1-2 दिन का बहुत ही कुछ सेकंड्स में बता देती हैं, मोबाइल में डिस्प्ले हो जाती है। इससे हम सजग रह सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि गर्मी के मौसम में हमें अपने पूरे शरीर को हाइड्रेट रखना है, तो थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीना, ये भी इसके बचाव का बहुत ही अच्छा उपाय है। फिर तेज़ गर्मी में हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनना है जो हीट का बहाव रोके, इसलिए हमें सूती कपड़े, ढीले कपड़े, टाइट ना हो, ज़्यादा एक्सेसरीज़ ना हो कि हम तेज टाइट बेल्ट करें, तेज घड़ी करें। ये सिर्फ गर्मियों के मौसम के लिए कुछ प्रिवेंशन की स्ट्रेटजीज़ हैं, तो हमें कपड़े का ध्यान रखना है। फिर आता है आपका भोजन, खाना पीना। इसको भी आपको लाइट फूडेड में रखना है। और गर्मियों के मौसम में तरबूज, मस्क मिलन, कुकुम्बर, खीरा, इनका सेवन भी हमें करता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है। फिर चौथी बात ये हो गई कि मतलब पहले हमने खाना देख लिया, पहनना देख लिया, रहना देख लिया। अब इम्पोर्टेंट, और हमने अपने पास इंफॉर्मेशन मतलब सूचना देख ली। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हम लगातार यदि काम कर रहे हैं तो बीच बीच में हमें ब्रेक लेना है, रेस्ट लेना है। इसको हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। मतलब तेज गर्मी में शरीर को आपको अनुकूलित कर लेना है, जिसको आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं पीक आवर में। ये सामान्य स्ट्रेटजियाँ हैं कि हम इन 6 बीमारियों से सिर्फ पानी पीकर, हल्का भोजन लेकर, बीच बीच में ब्रेक लेकर, सही समय पर मौसम की सूचनाएं पाकर बच सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हीट रिलेटेड जो डिसीज़ हो सकती हैं, इलनेस, उसमें आपने माइनर और मेजर 2 प्रकार से, ऐसे कुल मिलाकर
6 बीमारियों का जिक्र किया है जी। तो इनसे बचने के लिए जो प्राथमिक उपचार है वो क्या है? फर्स्ट एड कैसे हम इसको करें? जी, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और फर्स्ट एड के लिए मैं सभी सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि हीट रिलेटेड बीमारियों की जो आपने चर्चा करी है उसके प्राथमिक उपचार में सबसे पहले तो हमें ये करना है कि किसी भी व्यक्ति को मेजर हो चाहे माइनर हीट इलनेस हो, लक्षण पहचानने के लिए माइनर हीट रिलेटेड जो इलनेस है, हीट एडिमा है, क्रैम्प्स हैं, हीट सिंकोप है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले व्यक्ति को उस स्थान से हटाकर जहाँ पर टेम्परेचर है ठंडे और छांवदार स्थान पर ले जाएं। यदि उसको हीट सिंकोप है तो हम उसको सीधा लेटाकर उसके पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा दें। हम वहाँ पे बैग रख सकते हैं, कुछ भी चीज़ रख के हल्का सा हम उठा सकते हैं। तुरंत उसको पीने के लिए एक पानी दिया जा सकता है जो कि ना कि बहुत ठंडा हो या बहुत गर्म हो, जो सामान्य पानी है पीने के लिए वो दिया जा सकता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है उसने जो कपड़े पहने हुए हैं, कुछ लोग जूते बड़े कस के पहनते हैं, उसके ऊपर मोजे पहनते हैं, फिर बेल्ट लगाते हैं, कुछ लोग टाई भी लगा के रखते हैं, तो उसके कपड़ों को ढीला किया जाए जिससे कि प्रॉपर शरीर से एवोपरेशन, हीट एक्सचेंज होने लगे। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। और माइनर हीट इलनेस में जो कि सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब खुद ही ठीक होने वाली होती हैं, पीने के लिए जब थोड़ा सा व्यक्ति इन सारी चीज़ों से 5-10 मिनट आपके करने के बाद हो जाए तो हमें पेय पदार्थों के रूप में ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग करना चाहिए। ये माइनर हीट रिलेटेड इलनेस के लिए है। लेकिन हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के प्राथमिक उपचार अलग हैं। चूँकि मैंने बताया आपको, हीट एग्जॉशन में व्यक्ति का खूब तेज पसीना आता है, शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप तो हमें यही करना है कि व्यक्ति को उठाकर ठंडे छांवदार स्थान पर ले जाना है। आप उसको फैन में ले जा सकते हैं, इवन AC में भी ले जा सकते हैं, जिसको एग्जॉशन हुआ है लक्षण पहचानते। शरीर को ठंडा करने के लिए रैपिड कूलिंग सिस्टम प्राथमिक उपचार की एक कड़ी है। तो आपने सुना होगा, वो लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्थानीय मुझे नहीं पता, कि एक कपड़ा लेके उससे शरीर की लू उतारते हैं। आपने जनरली सुना होगा, एक थोड़े से गीले कपड़े से उसे पोंछते हुए, हाँ, उसको शरीर को, दरअसल जो आप कह रहे हैं वो ठंडा ही करते हैं शरीर को। इसमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है जो कि प्राथमिक उपचार की महत्वपूर्ण कड़ी, कि जनरली लोग करते क्या हैं कि कपड़े को गीला करके पूरे शरीर को तो पोंछते हैं, लेकिन कुछ मुख्य स्थान है जहाँ पर वो नहीं पहुँचते, उस को रैपिड कूलिंग नहीं करते या उस स्थान को ठंडा नहीं करते। वो 3 ऐसे स्थान हैं, वहाँ अवश्य रूप से उनको ठंडा करना चाहिए उस गीले कपड़े से। पहला स्थान है हमारी गर्दन, इस पर काफ़ी देर तक करना चाहिए। दूसरा है हमारे आर्म पिट, एक्जिला जिसे हम कहते हैं, यहाँ जल्दी से कपड़े रखना चाहिए और काफ़ी देर तक रखे रहना चाहिए। और तीसरा स्थान है हमारी कमर और पैर के बीच का, जिसे हम मेडिकल एनाटॉमी लैंग्वेज में ग्रोइन एरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी सबसे ज़्यादा जो हमारी आर्टरीज या ब्लड वेसल्स रहती हैं वो कंस्ट्रक्टेड रहती है, टर्न रहती है, घूमी हुई रहती हैं, और यहाँ से हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसलिए हमें इन स्थानों को हम भूल जाते हैं। तो ये रैपिड कूलिंग में इन बातों को ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हीट एग्जॉशन में जैसे ही व्यक्ति को पसीना निकल रहा है, पसीना आप पहुँचते जा रहे हैं उसके बाद, तो उसको ORS देना है। इस तरीके से हम उस व्यक्ति को हीट एग्जॉशन से हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति का टेम्परेचर काफ़ी तेज बढ़ गया है, जो हीट स्ट्रोक की कैटेगरी में आती है, जिसकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, जिसकी पल्स बहुत तेज चल रही है, जिसे हम जो अचेत अवस्था में डला हुआ, इसके लिए सबसे पहले ठंडे छांवदार स्थान में ले जाके तुरंत ही आपको इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए एज पर फर्स्ट एड रूल। तो आप तुरंत 108 या जो भी आपके यहाँ पे लोकल मोबाइल एम्बुलेंस के नंबर डिस्प्ले हैं वो तुरंत कॉल करना चाहिए। और प्राथमिक रूप से वही चीज़ें करनी चाहिए कि ठंडे छांवदार स्थान पर रह जाना, थोड़ा सा पानी देना, इसमें पानी थोड़ा, क्योंकि वो अचेत है तो पानी देना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इस चीज़ का भी समझना चाहिए।
शरीर को ठंडा करने के लिए उसी तरह से स्पॉन्जिंग जिसको हम कहते हैं, लू उतारना कहते हैं, उसी तरह का उपयोग करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसको खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए। और जितने जल्दी हो जाए हीट स्ट्रोक के केस में या तेज लू लगने के स्ट्रोक में, उसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि गर्मी के मौसम में लोगों को बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और स्थानीय तौर पर जो हमारे अनेक ग्रामीण अंचल हैं वहाँ के लोग स्थानीय तौर पर बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, और वो उनको गर्मी के मौसम में बचने के लिए उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। आप पूछना चाहते हैं कि ग्रामीण अंचलों में पुरानी एक रीति धारणा थी कि लोग अपनी जेब में प्याज रखते थे। तो ये प्याज के बारे में आप मुझे से पूछना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये आपका काफ़ी अच्छा सवाल है। इसके बारे में कई भ्रम भी हैं, कई चीज़ें जो भ्रम के कारण होती हैं तो वो सही एडाप्ट नहीं हो पाती। प्याज के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि गर्मियों में प्याज जेब में रख के निकलने का पुराने समय में एक रिवाज था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे। लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे, जिसके कारण उनको एक ऐसा नुस्खा दिया जाता था कि वो जेब में रख लें तो इससे लू या गर्मी के कारण बीमारी नहीं होगी। ये तथ्य एकदम से गलत है। जेब में प्याज रखने से आप हीट स्ट्रोक, लू, हीट एडिमा से नहीं बच सकते। ये इसलिए रखी जाती थी कि यदि तापमान के कारण अचानक से आपको जो मैंने 6 इलनेस बताई हुई हैं वो हो जाती हैं, तो तुरंत उपचार के लिए प्याज ही एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि ना उसको कैरी करने के लिए आपको ज़्यादा वज़न चाहिए, ना उसके सड़ने का डर है, ना किसी तरीके से उसको काटने छीलने के लिए बहुत बड़ा औजार लगते हैं। उसको आप सीधा खा सकते हैं छिलके उतार के। तो वो परंपरागत रूप से वो मिथ, जो भ्रम था, वो सिर्फ इसमें आ गया कि प्याज रख लेंगे हम तो हम लू से बच जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। प्याज इसलिए रखी जाती थी कि किसी व्यक्ति को यदि हीट स्ट्रोक होता है तो तुरंत उसका जूस निकाल के या उसके छिलकों को पीस के या मसल के हम तलवों पर रख सकें, उसको हम गर्दन पर रख सकें, जिससे शरीर की रैपिड कूलिंग हो सके, तुरंत ठंडा हो सके। चूँकि उसमें वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, प्याज छीलते समय हम सभी की आंखों में आंसू आते हैं, इस तथ्य से कोई अनजान नहीं है। ये क्वेरसेटिन कंपाउंड होता है। क्वेरसेटिन एक कंपाउंड होता है और इसमें सल्फर की भी मात्रा होती है, सल्फर कंपाउंड होता है। क्वेरसेटिन आपको जान के आश्चर्य होगा, ये एक तरीके का हमारे शरीर में जो एलर्जी पैदा करने वाले तत्व होते हैं, हिस्टामिन उसको कहते हैं। तो प्याज के अंदर का क्वेरसेटिन कंपाउंड आपको एंटी एलर्जिक यानी एंटी हिस्टामिनिक का काम करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि तापमान के कारण हीट रश हो जाते हैं, चकत्ते शरीर पर पड़ जाते हैं। आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि हीट से किसी को एलर्जी हो जाती है, एलर्जी के कारण उसके शरीर पर दाने आ जाते हैं। यदि दाने आ जाते हैं और उस व्यक्ति के पास प्याज है तो वो प्याज तुरंत लगा के उसका एंटी एलर्जिक के रूप में उसका सेवन करते हैं। मतलब जो प्याज है उसका रखने का मतलब सिर्फ ये था कि आप उसको फर्स्ट एड जैसा इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल, फर्स्ट एड जैसा उपचार, प्राथमिक उपचार के रूप में कर सकें, जो तुरंत है। और फिर स्वाभाविक है कि यदि लॉन्ग ट्रैवलिंग हो रही है, लंबी यात्रा पे हो रही है, तो तुरंत आप उसको खाने के लिए भी उसको दे सकते हैं उस व्यक्ति को, जिससे कि वो आसानी से चबा सकता है, जिससे कि पानी की थोड़ी पूर्ति जो है तुरंत हो सकती है, मिली सेकेंड्स के अंदर हो सकती है। अच्छा, हमने देखा जैसे आपने कहा कि इस समय बॉडी में मतलब पानी की कमी हो जाती है, इसको हाइड्रेट आपको रखना है, टर्जिट करके रखना है बिल्कुल बॉडी को। बिल्कुल। तो इसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ हैं जो कि स्थानीय तौर पर उपलब्ध हैं, तो उसका सेवन भी लोग करते हैं इन दिनों बिल्कुल में। बिल्कुल। देखिए, सिर्फ इन दिनों में नहीं, कोई भी पेय पदार्थ है जो हमारे परंपरागत रूप से बना हुआ है, ख़ासतौर पे जिनमें वाटर कंटेंट्स या वाटर रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ लस्सी, दही, मठा, आम पना, इन सारी चीज़ों का गर्मियों में उपयोग होता है और वो काफ़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं। ग्रामीण अंचलों में तो ये शहरों की अपेक्षा ज़्यादा सुलभ रहते हैं, तो इनका सेवन करना हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने में निश्चित रूप से सहायक होगा। लेकिन हमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, ऐसे कार्बोनेटेड ड्रिंक,
कोल्ड ड्रिंक्स जो आते हैं मार्केट में, जिनमें साल्ट की मात्रा होती है, हमें वो गर्मियों के मौसम में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साल्ट ऐसी तेज़ गर्मी में, ये जो हमने कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से या जो साल्टेड कार्बोनेटेड ड्रिंक के माध्यम से जो सॉल्ट बॉडी में लिया है, ये पानी को खींच के तो ज़रूर रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं साल्ट की मात्रा ज़्यादा कर देता है, जो कि हमारे थर्मो रेगुलेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए परंपरागत पेय के अलावा मार्केट में आने वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की। कुल मिलाकर यह है कि गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं, लोग घर से बाहर ज़रूर निकलेंगे, छुट्टियों में अपने आनंद के लिए जाएंगे, बच्चों को साथ लेकर जाएंगे, लेकिन जो हमारे डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ऐसी आशा है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।